नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेक्शन 80C के बारे में। सेक्शन 80C जिसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की छूट हम इनकम टैक्स में ले सकते हैं। तो सेक्शन 80C में किस तरीके से कौन कौन सी सेविंग्स हैं या कौन से ऐसे खर्चे हैं जो सेक्शन 80C के अंतर्गत आते हैं और उन पर हम छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं, ये हमने अपने पिछले वीडियो में जाना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 80C के अलावा वो कौन सी मदें हैं जिनमें इन्वेस्ट करके या जिनमें किए गए एक्सपेंसेस पर हम 1.5 लाख से ऊपर की छूट ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इनकम टैक्स बचाने के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तरीका सेक्शन 80C है, जिसमें कई तरह की बचत योजनाएं शामिल हैं, लेकिन इस धारा के अंतर्गत छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक ही मिलती है। ऐसे में कुछ दूसरे विकल्पों में निवेश करके भी अपना टैक्स बचाया जा सकता है। तो सेक्शन 80C के अलावा जान लेते हैं ऐसे ही कुछ विकल्पों के बारे में। होम लोन का ब्याज, जो कि आता है सेक्शन 24B के अंतर्गत। अगर हम बात करें सेक्शन 24A की, तो इसमें किराए की संपत्ति के शुद्ध वार्षिक मूल्य पर 30% की कटौती प्रदान करता है। अगर संपत्ति मालिक के अपने पैसे का उपयोग करके खरीदी गई है, उदाहरण के तौर पर अगर राम ने एक घर खरीदा और उसे 1 लाख रुपए के वार्षिक किराए पर दिया, तो वह 30,000 रुपए की कर कटौती का दावा कर सकता है। 1 लाख का 30% 30,000 रुपए। हालांकि धारा 24A के तहत कटौती का दावा करना संभव नहीं होगा यदि राम उक्त संपत्ति का उपयोग करता है। ये अभी हम सेक्शन 24A की बात कर रहे हैं, जिसमें किसी संपत्ति को आपने किराए पर दे रखा है और आप उसे उपयोग नहीं कर रहे हैं, तब आप इस सेक्शन के अंतर्गत छूट के लिए दावा कर सकते हैं। जबकि धारा 24B आपको स्व अधिकृत संपत्तियों के मामले में भी कटौती का दावा करने के लिए एक रास्ता देता है। सेक्शन 24B जिसमें आप संपत्ति को प्रयोग कर रहे हैं और उस पर आप छूट लेना चाह रहे हैं, तो उससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, होम लोन रीपेमेंट पर आप 2 तरह से टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट पर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट तो लेते ही हैं, साथ ही ब्याज कंपोनेंट पर भी सेक्शन 24B के तहत छूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 1.5 लाख के बाद में भी छूट मिल सकती है होम लोन के इंटरेस्ट पर सेक्शन 24B के अंतर्गत। संपत्ति को अधिग्रहित करने, मरम्मत करने, निर्माण करने, पुनर्निर्माण करने या नवीनीकरण कार्य करने जैसी उल्लिखित किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए यदि ऋण लिया जाता है, तो ऐसे ऋण पर ब्याज में छूट दी जाती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपए तक टैक्स डिडक्शन मिलता है, बशर्ते प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो और आपके रहने के लिए हो। हालांकि इसमें एक कंडीशन यह भी है कि जिस वित्त वर्ष में लोन लिया गया है, उस वित्त वर्ष के समाप्त होने के बाद अगले 5 साल के भीतर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ 30,000 रुपए का डिडक्शन ही आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसका सेक्शन 80CCD1B राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम NPS। इसके अंतर्गत हमें आयकर में साधारण तौर पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है, लेकिन इस 1.5 लाख रुपए के ऊपर भी सेक्शन 80CCD1B के माध्यम से 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट प्राप्त की जा सकती है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर कुल 2 लाख रुपए तक की छूट हम प्राप्त कर सकते हैं। जब NPS का अमाउंट आपके इस 1.5 लाख की जो लिमिट है सेक्शन 80C के अंतर्गत, इसके अंदर कवर नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने NPS के मैक्सिमम 50,000 रुपए के अमाउंट को सेक्शन 80CCD1B के अंतर्गत दिखा करके ये 50,000 रुपए की छूट ले सकते हैं। तो 1.5 लाख रुपए की छूट आपको सेक्शन 80C में मिल जाएगी, जिसमें आपकी बाकी सेविंग्स और अदर एक्सपेंसेस रहेंगे, और NPS जो इस 1.5 लाख में कवर नहीं हो पा रहा था, तो उसकी छूट हम सेक्शन 80CCD1B के अंतर्गत अलग से प्राप्त कर लेंगे और कुल 2 लाख रुपए की छूट हमें इस तरीके से मिल जाएगी। नेक्स्ट है
हेल्थ इंश्योरेंस जिसका सेक्शन है 80D। आपके परिवार के सभी सदस्य जिसमें आप स्वयं या आपके पति और पत्नी और बच्चे, इसके अलावा आपके माता पिता जो कि 60 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनके लिए 25,000 रुपये तक के प्रीमियम भुगतान पर टैक्स में छूट ली जा सकती है। अभी यहाँ पर बात हो रही है 60 से कम उम्र के व्यक्ति की, जो आप स्वयं हो सकते हैं या आपके पति या आपकी पत्नी हो सकती हैं या आपके बच्चे हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके माता पिता की उम्र अभी 60 वर्ष से कम है तो उसमें भी आपको 25,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। अगर बीमा प्रीमियम की रकम 25,000 रुपये से कम पड़ रही है तो उसमें हेल्थ चेकअप वगैरह के खर्चों को भी अधिकतम 5,000 रुपये तक शामिल कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने अपने परिवार में किसी सदस्य का 30,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो 30,000 की छूट नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ 25,000 की ही छूट मिलेगी। लेकिन अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कम का करा रखा है, आपने 20,000 का ही करा रखा है, तो इसमें 5,000 रुपये आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के भी दिखा सकते हैं और इस तरीके से 20 और 5 कुल मिलाकर के 25,000 रुपये की छूट प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, परिवार में अगर माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो अधिकतम 50,000 रुपये तक के स्वास्थ्य खर्चों पर टैक्स में छूट मिल सकती है। 60 वर्ष से कम पे 25,000 रुपये का क्लेम किया जा सकता है, लेकिन 60 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 50,000 रुपये का क्लेम किया जा सकता है। और यहाँ पर भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से संबंधित ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बीमा प्रीमियम की रकम 50,000 रुपये से कम पड़ रही है तो उसमें हेल्थ चेकअप वगैरह के खर्चों को अधिकतम 5,000 रुपये तक शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 तक का दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट पेज में हम इसी को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। किसी परिवार को स्वास्थ्य बीमा पर कितनी टैक्स छूट मिलेगी? सेक्शन 80D के तहत कुल संभव टैक्स छूट, मतलब मैक्सिमम आप कितनी छूट इस सेक्शन के अंतर्गत ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की, जो आप स्वयं हो सकते हैं, आपके पति या पत्नी हो सकते हैं या आपके बच्चे हो सकते हैं। तो इनमें से किसी भी व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य बीमा हुआ है तो इसमें मैक्सिमम 25,000 रुपये की छूट आपको प्राप्त हो सकती है, सिर्फ अपने व परिवार के जीवन हेल्थ इंश्योरेंस पर। यहाँ पर परिवार से मतलब है आप स्वयं, आपके पति या पत्नी और आपके बच्चे। इसके बाद अगर आपके माता पिता जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, उनके लिए भी अगर आपने स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ है तो स्वयं पति पत्नी या बच्चे का स्वास्थ्य बीमा कराने पर 25,000 रुपये की छूट तो आपको मिल ही रही थी। और अगर आपने अपने माता पिता में से किसी का स्वास्थ्य बीमा कराया है और उनकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो 25,000 रुपये की छूट आपको और मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के 25 और 25 मतलब आप 50,000 रुपये की छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से तीसरी कंडीशन जिसमें आपने अपने स्वयं के लिए या अपने पति या पत्नी या अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा करा रखा है तो उसमें मैक्सिमम आप 25,000 रुपये की छूट तो ले ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ है और उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो 50,000 रुपये की छूट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके से कुल मिलाकर के आप 75,000 रुपये की छूट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और चौथी कंडीशन जिसमें आपने अपने स्वयं के लिए, अपनी पति या पत्नी या अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा कराया है और इनमें से किसी की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो वहाँ पर आपको 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। और इसके अलावा आपने अपने माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा करा रखा है और उनकी उम्र भी 60 वर्ष से अधिक है तो 50,000 रुपये की छूट आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। और इस तरीके से इन दोनों को मिलाकर कुल 1 लाख रुपए की छूट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल खर्चों का भुगतान नगद किया जाता है तो सेक्शन 80D के तहत इसे टैक्स कटौती के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको नगद के अलावा कोई भी माध्यम से, आपने चेक के माध्यम से या ऑनलाइन किसी भी तरीके से पेमेंट किया हो तभी आप इस छूट के लिए क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट है दिव्यांग मेडिकल खर्च, जो कि आते हैं सेक्शन 80DD के अंतर्गत। इसमें अगर आप किसी दिव्यांग डिपेंडेंट्स विद एनी डिसएबिलिटी इनकी देखरेख करते हैं तो उस पर होने वाले खर्च को सेक्शन 80DD के तहत क्लेम कर सकते हैं। इस टैक्स छूट में
परिवार के सदस्यों के नर्सिंग, ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटाइजेशन वगैरह पर हुए खर्चों को शामिल कर सकते हैं। दिव्यांग व्यक्ति परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति या पत्नी या फिर बच्चे आदि। आपको कितनी टैक्स छूट मिलेगी ये दिव्यांगजन की डिसएबिलिटी पर निर्भर करता है। इसमें दिव्यांगता का प्रतिशत अगर 40% से अधिक व 80% से कम है तो 75,000 रुपये और दिव्यांगता प्रतिशत 80% से अधिक होने पर 1,25,000 रुपये की छूट के लिए दावा किया जा सकता है। अगला सेक्शन है सेक्शन 80 DDB विशेष बीमारी का इलाज। सेक्शन 80 DDB में रोग या बीमारी के संबंध में किए गए मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चों के लिए टैक्स छूट का प्रावधान है। इस नियम के तहत विशेष प्रकार की गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर, न्यूरोलॉजिकल बीमारी या एड्स आदि के इलाज में खर्च पर टैक्स छूट सेक्शन 80 DDB के तहत मिलती है। सेक्शन 80 DD की तरह इसमें भी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी व आश्रित बच्चों को शामिल किया गया है। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में किए गए खर्चों के लिए टैक्स छूट मिलती है, न कि मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए। उम्र के हिसाब से इस टैक्स छूट की लिमिट का प्रावधान इस प्रकार है। 60 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों के लिए 40,000 रुपये या वास्तविक खर्चे दोनों में से जो कम होंगे उसके लिए आप छूट प्राप्त करने के लिए क्लेम कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से अधिक व अति वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए 1,00,000 रुपये या वास्तविक खर्चे इन दोनों में से जो कम होंगे उस पर छूट के लिए आप क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 80D, 80DD और 80DDB तीनों में कुछ समानताएं नजर आ रही हैं, लेकिन तीनों सेक्शन पूरी तरीके से अलग अलग हैं। सेक्शन 80D जिसमें स्वास्थ्य बीमा की बात की गई है, सेक्शन 80DD जिसमें विकलांग व्यक्ति के ऊपर होने वाले खर्चों की बात की गई है, और सेक्शन 80DDB इसमें विशेष प्रकार की मतलब किसी गंभीर बीमारी पर किए गए खर्चों की बात की जा रही है। इसके बाद है सेक्शन 80U जिसमें बात आती है स्वयं की दिव्यांगता पर। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80U किसी विकलांग व्यक्ति को हर साल अपनी आमदनी पर टैक्स छूट लेने की सुविधा देता है। यह टैक्स छूट टैक्स डिडक्शन के माध्यम से मिलती है, यानी कि इतनी रकम को आप पहले काट कर बाहर कर देंगे, उसके बाद बची हुई आमदनी पर टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स की गणना करेंगे। 40% तक विकलांगता वाला व्यक्ति सामान्य विकलांग की श्रेणी में आता है। वह अपनी आमदनी पर हर साल 75,000 रुपए तक के डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, 80% तक विकलांगता वाला व्यक्ति गंभीर विकलांग की श्रेणी में आता है और वह अपनी आमदनी पर हर साल 1.25 लाख रुपए तक के डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक विकलांगता समस्याओं से पीड़ित हो तो उसे भी गंभीर विकलांग की कैटेगरी में रखा जाता है और वह भी अपनी आमदनी पर 1.25 लाख रुपए की टैक्स कटौती के लिए क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पर एक नोट के तौर पर, कोई व्यक्ति या तो खुद की विकलांगता को आधार बनाकर सेक्शन 80U के तहत टैक्स छूट ले सकता है या फिर अपने आश्रित किसी व्यक्ति की विकलांगता के आधार पर सेक्शन 80DD की मदद से टैक्स छूट ले सकता है, परंतु दोनों छूट एक साथ नहीं ले सकता। 80U स्वयं की विकलांगता के लिए है और सेक्शन 80DD किसी आश्रित व्यक्ति की विकलांगता से संबंधित है। नेक्स्ट है एजुकेशन लोन, जो कि आता है सेक्शन 80E के अंतर्गत। अगर आप 12वीं के बाद कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स या रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं जिसका खर्च बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। आप 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक या इससे भी अधिक मात्रा में एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकते हैं और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के तहत इसके पूरे के पूरे ब्याज पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शर्त सिर्फ यह है कि लोन केवल उच्च शिक्षा के लिए लिया गया हो, और यहाँ पर उच्च शिक्षा का मतलब है 12वीं के बाद की शिक्षा। ये टैक्स छूट पेरेंट्स और बच्चा कोई भी ले सकता है।
इसमें टैक्स छूट आपको टैक्स कटौती के माध्यम से मिलती है, जिसमें आपके ब्याज की रकम के बराबर की आमदनी को आपकी कुल आमदनी से बाहर कर दिया जाएगा और बाकी की रकम को टैक्स की गणना में शामिल किया जाएगा। मतलब इतनी आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखें कि आप पूरे के पूरे ब्याज पर ही छूट ले सकते हैं। एजुकेशन लोन के मूलधन वाले हिस्से पर आप डिडक्शन का लाभ नहीं ले सकते। आपकी किस्त में कितना हिस्सा ब्याज का है और कितना हिस्सा मूलधन का है, इसका पता आप उस लोन के अकाउंट की स्टेटमेंट को देखकर पता कर सकते हैं। जिस साल से आप लोन चुकाना शुरू कर देते हैं, उससे लगातार 8 साल तक आप एजुकेशन लोन पर डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 8 वर्ष तक ही इस डिडक्शन का लाभ मिलता है। अगर आपने लोन 8 वर्ष से पहले चुका दिया है तो उस समय तक आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 8 वर्ष से ज्यादा का समय लगा देते हैं तो आपको डिडक्शन का फायदा सिर्फ 8 वर्षों तक ही मिलेगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 80EE, जो कि है पहली बार घर खरीदने के लिए किए गए खर्चे से संबंधित। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80EE पहली बार घर खरीदने वालों को कर प्रोत्साहन प्रदान करती है। अपना पहला घर खरीदने वालों को सरकार सेक्शन 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त छूट देती है, बशर्ते इसके पहले आपके नाम पर कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए। इस सेक्शन के तहत कोई व्यक्ति 1 वर्ष में अधिकतम 50,000 रुपए तक अतिरिक्त टैक्स कटौती हेतु दावा कर सकता है। ये छूट सेक्शन 24B यानी कि होम लोन का जो ब्याज है उसके तहत मिलने वाली छूट के अलावा होती है। यानी पहली बार घर खरीदने वालों को 1 साल में कम से कम 2.5 लाख रुपए तक की छूट होम लोन के ब्याज पर ही मिल जाती है। अब ये 2.5 लाख रुपए में 2 लाख रुपए की छूट आपको सेक्शन 24B के अंतर्गत मिलती है, जो होम लोन का इंटरेस्ट रहता है। और इसके अलावा क्योंकि आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 80EE के तहत 50,000 का। तो यहाँ पर 2 लाख और 50,000 दोनों मिलाकर के कुल 2.5 लाख रुपए की छूट आपको इस तरीके से मिल सकती है। इसके लिए शर्त ये भी है कि प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और लोन भी 35 लाख रुपए या इससे कम होना चाहिए। यह कर कटौती केवल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ही उपलब्ध है। सेक्शन 80EE के तहत होम लोन पर चुकाए गए ब्याज की कटौती केवल तभी उपलब्ध होती है जब होम लोन आवासीय गृह संपत्ति प्राप्त करने के लिए लिया जाता है। यह घर के निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं है। मतलब आप घर बनवाने के लिए नहीं बल्कि घर खरीदने के लिए जब लोन लेते हैं तो क्योंकि पहली बार आप अपना मकान खरीद रहे हैं तो इसलिए आपको यहाँ पर सेक्शन 80EE की 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ध्यान रखें कि धारा 80EE पर कटौती का दावा धारा 80E के साथ नहीं किया जा सकता, अर्थात दोनों में से केवल एक ही छूट प्राप्त की जा सकती है। तो आपको इन दोनों में से जिसमें ज़्यादा छूट मिल रही हो आप उसके लिए क्लेम करेंगे। अगला सेक्शन है 80G, जो कि दान यानी कि डोनेशन से संबंधित है। विभिन्न प्रकार के राहत कोष एवं सामाजिक हित के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दान देकर आप 80G के तहत टैक्स में छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। शर्त यह है कि आप जिस संस्था को यह दान देते हैं वह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A के तहत सरकार के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कुछ संस्थाओं को दान देने पर दान दी गई रकम पर 100% डिडक्शन मिलता है। इनमें जितनी रकम आप दान देंगे उस पूरी रकम पर आपको छूट मिल जाएगी, जैसे कि PM रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, PM अर्थक्वेक रिलीफ फंड, राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थान, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र, जिला साक्षरता समिति, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल इत्यादि। कुछ संस्थाओं को दान देने पर 50% डिडक्शन ही मिलता है। इसमें जितनी रकम आप देंगे उसकी आधी छूट मिलेगी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन इत्यादि। धारा 80G के तहत टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए आपके पास संस्था की ओर से दी गई दान की रसीद होना आवश्यक है। यदि दान नगद किया जाता है तो ये राशि 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने दान में कोई बड़ा अमाउंट दिया है
तो वो चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन अन्य किसी माध्यम से होना चाहिए, नगद के बजाय। नेक्स्ट है सेक्शन 80GG, जो कि है मकान किराए भत्ते से संबंधित। आमतौर पर आपका नियोक्ता आपको मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस HRA देता है और आप दिए गए किराए पर टैक्स छूट प्राप्त करते हैं। HRA किसी व्यक्ति के वेतन का एक हिस्सा होता है। अगर आपको HRA नहीं मिलता है लेकिन आप किराए के मकान में रहते हैं, तब भी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80GG के अंतर्गत आपको चुकाए गए किराए पर टैक्स छूट मिल सकती है। इस धारा के तहत लाभ का दावा करने के लिए आपको एक वेतनभोगी व्यक्ति होना चाहिए। आपको इस धारा का लाभ नहीं मिल सकता अगर आपके या आपके बीवी बच्चे के पास खुद का घर है। इस धारा के फायदे का दावा करने के लिए आपको फॉर्म 10BA भरना होगा। केवल किराए पर आवासीय संपत्तियां ही इस धारा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। आवासीय संपत्ति फर्निश्ड या असज्जित दोनों हो सकती हैं। धारा 80GG के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो भी सबसे कम छूट होगी वो आपको दी जाएगी। किराए से मूल वेतन का 10% घटाने के बाद जो अमाउंट बन रहा होगा 60,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 5,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। कुल आय का 25%, ये मूल रूप से अपना बिजनेस करने वाले व्यक्तियों के लिए है। तो इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगा उतनी छूट पाने के लिए आप क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 80TTA और सेक्शन 80TTB, जो कि है बचत खाते पर ब्याज से संबंधित। आपका सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस में हो सकता है। इस खाते में जमा पर मिलने वाले ब्याज पर सेक्शन 80TTA के तहत कोई भी व्यक्ति या HUF अधिकतम 10,000 रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकता है। सेक्शन 80TTB के अंतर्गत सेविंग अकाउंट के ब्याज पर सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये तक डिडक्शन की सुविधा मिलती है। अर्थात धारा 80TTA में सामान्य टैक्स पेयर के लिए 10,000 रुपये और धारा 80TTB में सीनियर सिटीजन को, वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 रुपये तक के ब्याज की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। 10,000 रुपये अथवा 50,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज को अन्य आय की श्रेणी में गिना जाएगा और उस पर टैक्स चुकाना होगा। भारत में निवास कर रहे टैक्स पेयर्स व HUF ही इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक वित्त वर्ष में सामान्य व्यक्ति के सभी खातों को मिलाकर कुल 10,000 रुपये अधिकतम तथा वरिष्ठ नागरिक के सभी खातों को मिलाकर कुल 50,000 रुपये अधिकतम की छूट ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके एक से ज़्यादा खाते हैं, 2 या 3 खाते हैं, तो आपको सभी में 10,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। इसके बजाय उन सभी खातों में जो ब्याज है उस कुल ब्याज पर आपको मैक्सिमम 10,000 रुपये की छूट मिलेगी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये। तो ये वो कुछ सेक्शंस थे जिनमें हम सेक्शन 80C के अलावा क्लेम कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की छूट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही भविष्य में आने वाले अन्य वीडियोस प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।